Good morning, students. Welcome back to digital platform of Career Tech Academy. आप सभी स्टूडेंट्स का कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में जब हमने क्लास लिया था उसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की थी। हम लोग कंप्यूटर को जब क्लासिफाई करते हैं अलग अलग आधार पे क्लासिफाई करते हैं और उस हिसाब से हमने देखा साइज, स्पीड और कॉस्ट के हिसाब से कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। फिर अगर वर्किंग नेचर के हिसाब से देखें तो हमने फिर कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं इसको देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको वही पुराने ब्लॉक डायग्राम पे ले जाता हूं जो कि चार्ल्स बैबेज द्वारा दिया गया था, जिसको हमने क्लास में एक बार चर्चा भी की थी इसके बारे में। मोटे तौर पे देखें तो हमारे कंप्यूटर के 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, एक इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो हम लोग अपनी चर्चा का शुरुआत करेंगे इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सब पार्ट से और फिर धीरे से आगे जाएंगे इनपुट यूनिट पे और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे आउटपुट यूनिट की। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, आपके पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स हमने बताया। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा पार्ट हमारा है आउटपुट यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिडिल पोर्शन, दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे जो बीच का पार्ट है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ब्लॉक डायग्राम में हमने आपको दिखाया था इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी 3 अलग अलग भाग हैं। एक है ALU, दूसरा है CU और तीसरा है MU यानी कि मेमोरी यूनिट, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद द लोएस्ट, तीसरा पार्ट से शुरू करते हैं आपके CPU के। ALU, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। किसी भी प्रोसेसर का, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का जो मेन वर्किंग कंपोनेंट है, वर्किंग कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, जो वास्तव में सारा कैलकुलेशंस और एनालिसिस करता है, वो है आपका ALU। ALU में जो सर्किटरी होती है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को करने के लिए बनाई जाती है। अलग अलग तरह के सर्किट बने हैं अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के लिए, राइट? नाम ही बता रहा है ALU यानी कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये जो कंपोनेंट है ये आपके कंप्यूटर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन 2 तरह के होंगे, या तो अरिथमेटिकल होगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि, या फिर आपका होगा लॉजिकल यानी कि कंपैरिजन टाइप का, इज इट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू वगैरह वगैरह। इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कौन करता है? आपका ALU। जिस ALU का डिजाइन जितना सिंपल, ध्यान से सुनिए, सिंपल और जितना ज्यादा उसमें अलग अलग ऑपरेशंस को करने की क्षमता होगी वो ALU उतना ही बढ़िया प्रोसेसिंग करेगा। ओके, आजकल जो हमारे प्रोसेसर की डिजाइन होती है उसको सिंपल से सिंपल रखने का काम किया जाता है। अब इसमें अलग अलग तरह के प्रोसेसर होते हैं, रिस्क और सिस्क, है ना? तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो ये मान लीजिए जो आपका ALU है ये मुख्य भाग है आपके कंप्यूटर का जो कि प्रोसेसिंग करता है। यही हमने लिखा है, दिस यूनिट
is responsible for carrying out all the arithmetical and logical operations. ये जो भाग है हमारे कंप्यूटर का, ये जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसको पूरा करने की जिम्मेवारी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की होती है। ठीक है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ और वो डिकोड करने के बाद दे दिया गया किसको, एएलयू को। एएलयू को ऑपरेशन करने के लिए डेटा चाहिए, तो कंट्रोल यूनिट फिर दोबारा मेमोरी से डेटा लाएगा और उसको प्रोवाइड कर देगा एएलयू को। अब एएलयू जो भी इंस्ट्रक्शन था, जोड़ना घटाना है, जो भी रहा होगा, उसके अनुसार उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन करके रिजल्ट वापस भेजेगा, है ना, किसकी मदद से, सीयू की मदद से, किसमें, एमयू। यही तो वर्किंग समझाई थी हमने, और वही काम जितना भी प्रोसेसिंग का है वो कौन कर रहा है, आपका एएलयू। हो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पेज। दूसरा पार्ट है हमारा सीयू। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, नाम ही बता रहा है कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये जितने भी पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। हाउ, बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है ना, ये सभी पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं देगा हमारी आंखें नहीं देखेंगी। भाई आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चीज आपकी आंखों के सामने गुजर गया। अगर आपके ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया तो आपका हाथ काम नहीं करेगा। अगर आपके ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया तो आपका पैर काम नहीं करेगा। सिमिलरली आपके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है सीयू। तो सीयू सेंड्स कंट्रोल सिग्नल टू ईच एंड एवरी component of the computer to make them work। सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल भेजता है जिससे कि वो अपना काम करते हैं। ये सिग्नल भेजेगा तभी इनपुट यूनिट इनपुट लेगा, ये सिग्नल भेजेगा तभी मेमोरी में स्टोर होगा, ये सिग्नल भेजेगा तभी मेमोरी से डेटा रीड किया जाएगा, ये सिग्नल भेजेगा तभी एएलयू अपना प्रोसेसिंग करेगा, ये सिग्नल भेजेगा तभी आउटपुट यूनिट पे आउटपुट दिखाई देगा। अदरवाइज आप चाहे कुछ करते रहे, इनपुट डिवाइस पे तमाम पीटते रहे, जब तक सिग्नल सीयू का नहीं मिला तब तक वो काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया? तो सीयू आपके कंप्यूटर का हार्ट है जो सभी को कंट्रोल करता है बाय सेंडिंग देम कंट्रोल सिग्नल्स। क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में आपको क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर होता है। प्रोग्राम हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ, डेटा हुआ, ये सारी चीज हमारी कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी यूनिट में। अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह की मेमोरीज होती हैं। हम जरा सा इसमें थोड़ा सा विस्तार में जाना पसंद करेंगे, हल्का सा विस्तार करते हैं। हमारा जो ये मेमोरी यूनिट है ये कई अलग अलग तरह के होते हैं।
ठीक है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारे पास मेमोरी 4 तरह की होगी। कौन कौन सी? सबसे पहले है इंटरनल मेमोरी, उसके बाद हमने लिखा है कैश मेमोरी। पढ़ा लिखा जाता है CACHE, बट इसको पढ़ा जाता है कैश मेमोरी। तीसरा है प्राइमरी मेमोरी, चौथा है आपका सेकेंडरी। तो हमारे पास मेमोरी 4 तरह की है। देखिए, ये जो इंटरनल मेमोरी की बात करें, ये हमारे प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होती है, यानी कि ALU के साथ साथ उसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, इसीलिए इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। कुछ लोग इसको GPR भी कहते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, या कुछ लोग इसको OR भी कहते हैं, ऑपरेशनल रजिस्टर्स। ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के चिप के अंदर ही रहती है। ये एक बहुत ही नाम मात्र को बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, ज्यादा नहीं होती है, लगभग 1 MB या उससे भी कम भी होती है। 256 KB, कुछ पुराने प्रोसेसर में 256 KB या 512 KB भी हुआ करती थी। ये हमारे ALU के द्वारा प्रयोग किया जाता है फॉर टेम्पररी कैलकुलेशन ऑफ डेटा के कैलकुलेशन में, और उसके प्रोसेसिंग के स्टेटस को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल मेमोरी या जनरल पर्पस रजिस्टर या ऑपरेशनल रजिस्टर। ठीक है। ये केवल प्रोसेसर क्या एल्गोरिथम ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट अपने प्रोसेसिंग के पर्पस के लिए यूज करता है। और ये हमारे जितनी भी मेमोरी है उन सभी से सबसे ज्यादा फास्ट होती है। दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी, है ना। हमारा सबसे ज्यादा फास्ट हुआ आपका वो सर्किट अंदर की जो है आपका ALU एंड CO, उसी के स्पीड के समतुल्य होता है आपका क्या इंटरनल मेमोरी, राइट। देखिए, हम जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी की बात करते हैं वो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग RAM के नाम से जानते हैं। RAM एंड ROM ये हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। आप लोग इसके बारे में अक्सर बात करते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। RAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये यानी कि इसमें जो कुछ लिखा है केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें आप या यूजर या हम इस मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो जब भी हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग RAM की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन वर्किंग मेमोरी होता है। अगर हम कंप्यूटर से कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को या उस डेटा को या उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, यानी कि RAM में लोड करना पड़ेगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन
या प्रोग्राम या डेटा आपके मेन मेमोरी में नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इट हैज टू बी लोडेड इन द रैम। उसको पहले किस में लोड करना पड़ता है? रैम में। अगर रैम में लोडेड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। इस रैम से यही डेटा जाता है आपके अंदर, प्रोसेसर के अंदर, यानी कि आपके ALU में। तब वो ALU उसकी प्रोसेसिंग करता है और ALU अपनी प्रोसेसिंग के लिए कुछ मेमोरी को यूज करता है और वो है आपका इंटरनल मेमोरी। क्लियर? बट ये जो रैम होता है, रैम की बात कर रहा हूं मैं, रैम जो होता है ये आपके जो प्रोसेसर की तुलना में बहुत 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 स्लो होता है। लाखों गुना कम स्पीड होती है इसकी, किसकी? रैम की। डेटा स्टोर करने की या डेटा को रीड करने की जो स्पीड होती है रैम की, वो आपके प्रोसेसर की तुलना में बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपके प्रोसेसर को बार बार पड़ती रहती है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन या ऐसे डेटा जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है, उसको कहां लोड किया जाता है? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी आपके प्रोसेसर से तो स्लो होती है बट रैम की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो इससे फायदा क्या हुआ? जो डेटा हमें प्राइमरी मेमोरी से आपके प्रोसेसर में जाना है, यहां से इसकी स्पीड बहुत कम है तो धीरे धीरे डेटा भेजेगा। बट जो चीजें हमेशा चाहिए उसको बार बार उनको यहां से लेगा तो उसका स्पीड और कम होता जाएगा। तो हमारे प्रोसेसर के, ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा रैम है। तो रैम से प्रोसेसर में अगर डेटा भेजा जाएगा, बार बार भेजा जाएगा, तो वो स्लो पहुंचेगा क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रांसफर इज वेरी स्लो। ये बहुत स्लो है और ये हमारा बहुत फास्ट है। तो इस स्पीड के मिसमैच को कम करने के लिए बीच में एक मेमोरी डाल दी जाती है जो कि हमारे रैम से ज्यादा फास्ट होती है, रैम की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट है, बट अभी भी आपके प्रोसेसर से स्लो है। और वो चीजें जो बार बार आवश्यकता है उसको कहां पड़ा रहने दिया जाता है? कैश में, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर को जब भी उस चीज की आवश्यकता हो यहीं से मिल जाए। और इसकी स्पीड इससे ज्यादा तेज है तो इसको जल्दी मिल जाता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो कैश मेमोरी इज एन इंटरमीडिएट मेमोरी which is placed between the RAM and the microprocessor. कैश मेमोरी एक इंटरमीडिएट मेमोरी है जो माइक्रो प्रोसेसर और रैम के बीच में लगा दी जाती है। The speed of data transfer of cache is very high as compared to RAM. हमारे कैश की डेटा ट्रांसफर की स्पीड हमारे रैम के डेटा ट्रांसफर की स्पीड की तुलना में बहुत ज्यादा है, राइट? सो इसलिए जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन, जो डेटा हमको बार बार प्रोसेसर को बार बार जरूरत पड़ती है उसे हम कहाँ रहने देते हैं? कहाँ स्टोर करते हैं? कैश में। ठीक है ना? तो इससे फायदा क्या हुआ? बार बार उसको रैम से डेटा नहीं लाना पड़ेगा तो आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है, आपके प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। यह है कैश मेमोरी का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। कैश की कीमत ज्यादा होती है, कॉस्टली एज कंपेयर टू रैम, स्पीड भी उससे ज्यादा होती है। तो ऐसा भी होता है कि जो चीज ज्यादा महंगी होती है उसका इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं, जो चीज महंगी होती है उसका इस्तेमाल हम लोग थोड़ा कम करेंगे, जो सस्ती होगी उसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। तो रैम
हम ज्यादा रख लेते हैं, कैश थोड़ा सा रखते हैं। आमतौर पे हमारे पास कैश भी कई लेवल के होते हैं, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश। तो कैश की जो मात्रा होती है वो भी काफी कम होती है, बट इसकी स्पीड आपकी ज्यादा होती है। लोग आमतौर पे 1 MB या 2 MB कैश यूज करते हैं। और ये कैश का जो कंसेप्ट है ये आपके प्रोसेसर के चिप के ऊपर ही लगा दिया जाता है, तो इसका स्पीड आपके इससे इंटरनल मेमोरी से काफी कुछ, हालांकि उतने बराबर तो नहीं होती, बट उससे थोड़ा मैच करती रहती है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। ये जो प्राइमरी मेमोरी है हमारा, ये हमारा दो तरह का होता है, रैम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हम लोग कैश को भी उसी का एक पार्ट मान लेते हैं। तो हमारे पास कितने तरह के हो गए? रैम, रोम एंड कैश। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ठीक है, कुछ ऑथर कहते नहीं कैश अलग है, बट आप चाहो तो उसको प्राइमरी मेमोरी में गिन सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात शुरू करते हैं हम लोग। रैम इज द मेन मेमोरी where all the data and instructions reside before they are taken up for execution by the CPU। हमारे प्रोसेसर द्वारा किसी भी इंस्ट्रक्शन को रन करने से पहले, ठीक है, वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शन कहां पे पहले से स्टोर होती है? रैम में। यानी कि प्रोसेसर अपना सारा डेटा, सारा इंस्ट्रक्शन कहां से लेगा? रैम से। तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले कहां लोड करना पड़ेगा? रैम में, क्योंकि प्रोसेसर वहीं से लेगा। तो वो चीज कहां पे स्टोर होगी? रैम में। ठीक है, जब तक कोई प्रोग्राम आपके रैम में लोडेड नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? RAM can be used for both storing and reading। हम RAM में डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और वहां से डेटा जो पड़ा हुआ उसको रीड भी कर सकते हैं। यानी कि it can be used for storing as well as reading purpose। और जो सबसे खास बात है रैम की वो है it is volatile in nature। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जो रैम है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का क्या अर्थ है भाई? वोलाटाइल का अर्थ होता है टेम्पररी। मतलब रैम में जो कुछ भी अभी आपने लोड किया वो रैम में तब तक रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम खुद उसको वहां से हटा न दे, या फिर जब तक पावर है। कंप्यूटर में पावर है तो रैम में जो कुछ भी आपने सेव किया वो वहां पे पड़ा रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ होगा रैम में जो कुछ भी स्टोर है वो सब उड़ जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा, सब लॉस हो जाएगा। तो ये टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि सेव कर लो। सेव कर लो यानी कि उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लो। ये तो टेम्पररी है। परमानेंट मेमोरी यानी कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, तो रैम हमारा वोलाटाइल है। वोलाटाइल होने का मतलब जैसे ही पावर ऑफ होगा वो जितना भी इंफॉर्मेशन रैम में होगा वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, रैम हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर की तुलना में बहुत स्लो है, लाखों गुना कम स्पीड है। रैम की स्पीड डेटा ट्रांसफर की या प्रोसेसिंग तो करता नहीं है,
डेटा ट्रांसफर की बात करें, स्टोर करने के लिए या एक्सेस करने के लिए जो स्पीड चाहिए, रैम की स्पीड प्रोसेसर की स्पीड से लाखों गुना कम होती है। हालांकि फास्ट है, बाकी सब मेमोरी जितने भी अब आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी उससे तो बहुत फास्ट है, बट फिर भी प्रोसेसर की तुलना में बहुत 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 स्लो है। तो होता क्या है कि इससे हमारे रैम से जब डेटा जाता है प्रोसेसर में तभी काम होता है। तो प्रोसेसर फास्ट होने के बावजूद हमारे प्रोसेसिंग की स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रैम से डेटा जाएगा, स्लोली जाएगा, स्लोली स्लोली पहुंचेगा, तब जाके प्रोसेसिंग शुरू होगी। समझ में आएगा? अब ये जो रैम भी होता है कई तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनामिक रैम। ये जो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम है, ये रैम के अलग अलग प्रकार होते हैं। स्टैटिक रैम हमारे डायनामिक रैम की तुलना में ज्यादा फास्ट होते हैं। अब रैम भी कई तरह के हैं, उसमें से सबसे फास्ट रैम कौन सा हुआ? स्टैटिक रैम। और इसकी एक खास बात और है, इस रैम में जो कुछ भी सेव करेंगे वो तब तक रहेगा जब तक पावर है। ठीक है? डायनामिक रैम में क्या है, ये स्टैटिक रैम से स्लो है, स्टैटिक रैम से काफी स्लो है। अब यहाँ पर डायनामिक रैम में जो कुछ पड़ा है, पावर नहीं भी अभी भी पावर है, फिर भी वो थोड़ी देर बाद गायब होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो मेमोरी होती है वो कैपेसिटर से बनी होती है। कैपेसिटर समझते हैं? कैपेसिटर का चार्ज थोड़े थोड़े देर में खत्म होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा चार्ज और भेजना पड़ता है जिससे कि उसका चार्जिंग लेवल पुराने लेवल के बराबर रहे। उसको बोलते हैं रिफ्रेश करंट। क्या बोलते हैं? रिफ्रेश करंट। यानी कि उसको थोड़े थोड़े समय में बार बार डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, उसमें जो इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर है वो सब गायब हो जाएगी। और हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि पावर लाइट है फिर भी गायब हो जाए। तो डायनेमिक रैम को समय समय पर क्या जरूरत पड़ती है? आपके रिफ्रेश करंट की जरूरत पड़ती है। तो डायनेमिक रैम हमारा ये रिफ्रेशिंग की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है और इसका पावर कंजम्पशन भी थोड़ा सा हाई होता है। स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं है। स्टैटिक रैम हमारा फास्टेस्ट रैम है और इसमें अलग से आपको पावर रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डायनेमिक रैम भी कई तरह के, DDR1 डायनेमिक रैम, DDR2, DDR3, DDR4, इस तरह से अलग अलग तरह के डायनेमिक रैम्स। ठीक है, हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम दूसरे तरह का प्राइमरी मेमोरी यानी कि रोम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।